टोटल प्रिपरेशन जानकीपुरम लखनऊ के ऑनलाइन प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है। साप्ताहिक करंट अफेयर्स श्रृंखला के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे 6 जून से 12 जून तक के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य ने तरल अपशिष्ट, खतरनाक एवं गैर खतरनाक ठोस अपशिष्ट तथा वायु प्रदूषकों के प्रबंधन हेतु एक ऑनलाइन अपशिष्ट प्रबंधन प्लेटफॉर्म आरंभ किया है? इसका सही उत्तर है आंध्र प्रदेश। विश्व पर्यावरण दिवस अर्थात 5 जून 2020 के अवसर पर आंध्र प्रदेश सरकार ने तरल अपशिष्ट, खतरनाक एवं गैर खतरनाक ठोस अपशिष्ट तथा वायु प्रदूषकों के प्रबंधन हेतु एक ऑनलाइन अपशिष्ट प्रबंधन प्लेटफॉर्म आरंभ किया है। इस प्लेटफॉर्म का संचालन आंध्र प्रदेश पर्यावरण प्रबंधन निगम अर्थात आंध्र प्रदेश एनवायरमेंट मैनेजमेंट कॉर्पोरेशन APEMC करेगा। इसके ऊपर राज्य में उत्पन्न सभी औद्योगिक अपशिष्टों के सुरक्षित निस्तारण का दायित्व होगा। इस अपशिष्ट को विभिन्न श्रेणियों लाल एवं नारंगी के अनुसार खतरनाक, गैर खतरनाक या ई अपशिष्ट के रूप में सुव्यवस्थित किया जाएगा तथा विभिन्न अपशिष्ट निस्तारण केंद्रों पर वैज्ञानिक रूप से इसका निस्तारण किया जाएगा। अपशिष्ट निस्तारण हेतु APEMC आंध्र प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अर्थात APPCB के साथ मिलकर काम करेगा, जिसमें उद्योगों से लेकर निस्तारण केंद्र तक अपशिष्ट को प्रबंधित करने हेतु एक मजबूत नियामक ढांचा शामिल होगा। उल्लेखनीय है कि आंध्र प्रदेश सरकार ने पर्यावरण मंत्रालय के अंतर्गत APEMC की स्थापना पिछले वर्ष 5 दिसंबर को एक सरकारी आदेश के माध्यम से की थी। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर केंद्रीय विद्युत मंत्री RK सिंह राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार ने किस पहल को आरंभ किया? इसका सही उत्तर है आई कमिट। केंद्रीय विद्युत मंत्री ने 5 जून 2020 को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर आई कमिट पहल को आरंभ किया। यह पहल भविष्य में सतत रूप से एक मजबूत एवं लचीली ऊर्जा प्रणाली बनाने हेतु सभी हितधारकों एवं व्यक्तियों को ऊर्जा दक्षता एवं नवीकरणीय ऊर्जा की दिशा में आगे बढ़ने हेतु एक स्पष्ट आह्वान है। भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड EESL द्वारा शुरू की गई इस पहल से सरकारों, कंपनियों तथा बहुपक्षीय एवं द्विपक्षीय संगठनों, थिंक टैंक एवं व्यक्तियों आदि को एक साथ एक मंच पर लाया जा रहा है। EESL भारत सरकार की एक एनर्जी सर्विसेज कंपनी है जो विश्व की सबसे बड़ी सार्वजनिक एनर्जी सर्विसेज कंपनी है। इसका गठन वर्ष 2009 में किया गया था। यह भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत आती है। ध्यातव्य है कि विद्युत मंत्रालय ने दिनांक 2 जुलाई 1992 से स्वतंत्र रूप से कार्य करना शुरू किया। इससे पूर्व इसे ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के नाम से जाना जाता था। विद्युत भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची 3 में प्रविष्टि 38 पर दिया गया एक समवर्ती सूची का विषय है। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर कार्यस्थलों को स्वच्छ एवं हरा भरा बनाने के उद्देश्य से EESL एवं USED ने साझेदारी में किस पहल को आरंभ किया? इसका सही उत्तर है हेल्दी एंड एनर्जी एफिशिएंट बिल्डिंग्स। 5 जून 2020 को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर कार्यस्थलों को स्वच्छ एवं हरा भरा बनाने के उद्देश्य से EESL अर्थात एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड ने USED अर्थात US एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट के मैत्री कार्यक्रम की साझेदारी में हेल्दी एंड एनर्जी एफिशिएंट बिल्डिंग्स पहल को आरंभ किया। इस पहल का आरंभ मैत्री कार्यक्रम अर्थात मार्केट इंटीग्रेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम फॉर एनर्जी एफिशिएंसी मैत्री के अंतर्गत की गई है। मैत्री भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय एवं USED के बीच अमेरिका भारत द्विपक्षीय साझेदारी का एक हिस्सा है। इसका उद्देश्य इमारतों के भीतर एक मानक अभ्यास के रूप में लागत प्रभावी ऊर्जा दक्षता को अपनाने में तेजी लाना तथा विशेष रूप से इमारतों के शीतलन पर ध्यान केंद्रित करना है। USED संयुक्त राज्य अमेरिका के संघीय सरकार की एक स्वतंत्र एजेंसी है जो मुख्य रूप से नागरिक विदेशी सहायता एवं विकास सहायता हेतु जिम्मेदार है। हमारा अगला प्रश्न है,
वर्ष भर 60 अभियान को किस राज्य की जलवायु कार्यकर्ता रिधिमा पांडे द्वारा लॉकडाउन के 60वें दिन आरंभ किया गया? इसका सही उत्तर है उत्तराखंड। हाल ही में वर्ष भर 60 अभियान अर्थात साल भर 60 कैंपेन को हरिद्वार की एक 12 वर्षीय जलवायु कार्यकर्ता रिधिमा पांडे द्वारा लॉकडाउन के 60वें दिन आरंभ किया गया। इस अभियान को एक वेबसाइट झटका.org द्वारा जारी एक वीडियो के माध्यम से लॉन्च किया गया था। इस अभियान में सरकार से शहरों में PM 2.5 का स्तर 60 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर सुनिश्चित करने के उपायों की मांग की जा रही है, जो कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अर्थात CPCB द्वारा 24 घंटों हेतु निर्धारित सुरक्षित सीमा है। हमारा अगला प्रश्न है, किस अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान ने अपनी प्रमुख ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट जारी की है? इसका सही उत्तर है विश्व बैंक। ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट विश्व बैंक की एक प्रमुख रिपोर्ट है। इस नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था के वर्तमान वित्तीय वर्ष 2020-21 में 3.2% तक संकुचित होने का अनुमान है। रिपोर्ट में यह भी आशा जताई गई है कि अगले वित्तीय वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था 3.1% की दर से वृद्धि करेगी। अप्रैल में जारी पहले की रिपोर्ट में इस वित्तीय वर्ष हेतु GDP वृद्धि दर 1.5% से 2.8% की भविष्यवाणी की गई थी। इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था 2020 में 5.2% तक संकुचित होगी। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने यूरोपीय संघ के साथ एक मुक्त व्यापार समझौते की पुष्टि की है? इसका सही उत्तर है वियतनाम। एशिया के विकासशील देशों में से एक वियतनाम ने हाल ही में यूरोपीय संघ के साथ एक मुक्त व्यापार समझौते की पुष्टि की है। वियतनाम की नेशनल असेंबली ने सांसदों ने EU वियतनाम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को मंजूरी दी। इसे एक विकासशील देश के साथ यूरोपीय संघ के सबसे महत्वाकांक्षी सौदे के रूप में वर्णित किया गया है। इस समझौते के अंतर्गत यूरोपीय संघ वियतनामी वस्तुओं पर अपने टैरिफ का 85% हटा लेगा एवं आगामी 7 वर्षों में अन्य टैरिफ में भी कटौती करेगा। वहीं वियतनाम यूरोपीय संघ के निर्यात पर अपने आयात शुल्क का 49% हटाएगा। ध्यातव्य है कि भारत द्वारा यूरोपीय संघ को निर्यात किए जाने वाले समुद्री खाद्य पदार्थों में इस वर्ष गिरावट आने की संभावना है, क्योंकि इस निर्यात में भारत के सबसे बड़े प्रतियोगी वियतनाम एवं यूरोपीय संघ के बीच मुक्त व्यापार समझौता हो गया है। हमारा अगला प्रश्न है, अब तक भारतीय रेल के इतिहास में सबसे सुरक्षित वर्ष कौन सा था जिसमें पहली बार 0 यात्री मृत्यु दर रही? इसका सही उत्तर है 2019-20। भारतीय रेल के कथनानुसार अप्रैल 2020 से मार्च 2020 की अवधि में रेलवे ने सबसे अच्छा सुरक्षा रिकॉर्ड बनाया है। इस अंतराल में रेल दुर्घटना में किसी भी रेल यात्री की जान नहीं गई। यह उपलब्धि 1853 के बाद पहली बार प्राप्त हुई है, जब देश में भारतीय रेलवे प्रणाली शुरू की गई थी। 2019-20 में लगभग 1274 मानव युक्त लेवल क्रॉसिंग्स को समाप्त कर दिया गया है, जो अब तक का उच्चतम आंकड़ा है। हमारा अगला प्रश्न है, किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश ने प्रवासी श्रमिकों हेतु एक ऑनलाइन श्रमिक रोजगार एक्सचेंज शुरू किया है? इसका सही उत्तर है राजस्थान। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज कौशल पोर्टल एवं ऑनलाइन श्रमिक रोजगार एक्सचेंज शुरू किया है। यह पहल उन प्रवासी मजदूरों को सक्षम बनाएगी जो अपनी आजीविका खो चुके हैं, साथ ही साथ श्रमिकों की कमी का सामना कर रहे उद्योगों को उपयुक्त श्रम शक्ति भी उपलब्ध होगी। यह पोर्टल राज्य के IT विभाग, राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम द्वारा विकसित किया गया है। पोर्टल में लगभग 53 लाख श्रमिकों एवं 11.18 लाख उद्योगों का डेटा उपलब्ध है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के वयोवृद्ध खिलाड़ी हमजा कोया का हाल ही में कोविड-19 के कारण निधन हो गया। वे किस खेल से जुड़े थे? इसका सही उत्तर है फुटबॉल।
केरल के पूर्व भारतीय फुटबॉलर हमजा कोया का हाल ही में कोविड-19 के कारण निधन हो गया। उन्होंने संतोष ट्रॉफी में महाराष्ट्र का प्रतिनिधित्व किया था। वह नेहरू ट्रॉफी में राष्ट्रीय टीम के सदस्य भी थे। उन्हें प्लाज्मा थेरेपी दी गई थी, परंतु 61 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। हमारा अगला प्रश्न है, नैमिषा किस संस्था द्वारा आयोजित किए जाने वाला एक वार्षिक कला कार्यक्रम है? इसका सही उत्तर है नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट। नई दिल्ली स्थित नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट यानी कि NGMA भारत सरकार के संस्कृति विभाग के अधीनस्थ एक कार्यालय की तरह कार्यरत है। NGMA की 2 शाखाएं हैं, एक मुंबई में एवं दूसरी बंगलुरु में। NGMA देश के सांस्कृतिक दर्शन का संग्रहालय है। NGMA अर्थात राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय ने 8 जून से 3 जुलाई 2020 तक ग्रीष्मकालीन कला कार्यक्रम ऑनलाइन नैमिषा 2020 का आयोजन करने की घोषणा की है। महीने भर चलने वाला यह ऑनलाइन कार्यक्रम NGMA नई दिल्ली की एक पहल है, जिसके अंतर्गत प्रतिभागियों को कलाकारों के साथ अभ्यास करने एवं उनसे सीखने का अवसर प्राप्त होता है। अपने दर्शकों से वर्चुअल रूप में संपर्क बढ़ाने हेतु NGMA द्वारा 4 समावेशी कार्यशालाओं की योजना बनाई गई है। इन कार्यशालाओं के शीर्षक निम्नलिखित हैं: चित्रकला कार्यशाला, मूर्तिकला कार्यशाला, प्रिंट मेकिंग, इंद्रजाल, द मैजिक ऑफ आर्ट, स्वतंत्रता को समझने हेतु अंतः विषय रचनात्मक कार्यशाला। NGMA के महानिदेशक अद्वैत चरण गरनायक ने कहा, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय अर्थात NGMA के महानिदेशक के रूप में मैं इस बात में दृढ़ता से विश्वास करता हूं कि संग्रहालयों को वर्चुअल रूप में आम लोगों हेतु सुलभ बनाया जाना चाहिए। हमारा अगला प्रश्न है, प्रत्येक वर्ष विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही उत्तर है 7 जून। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस अर्थात वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे प्रत्येक वर्ष 7 जून को दूषित भोजन एवं पानी से स्वास्थ्य पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभावों पर वैश्विक ध्यान आकर्षित करने हेतु मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य सुरक्षित खाद्य मानकों को बनाए रखने हेतु जागरूकता पैदा करना एवं खाद्य जनित बीमारियों के कारण होने वाली मृत्यु दर को कम करना है। वर्ष 2020 हेतु विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस की थीम खाद्य सुरक्षा सभी का सरोकार, फूड सेफ्टी एवरीवन्स बिजनेस है। WFSD को पहली बार वर्ष 2019 में द फ्यूचर ऑफ फूड सेफ्टी नामक विषय के अंतर्गत अदीस अबाबा सम्मेलन में एवं जेनेवा फोरम द्वारा वर्ष 2019 में किए गए खाद्य सुरक्षा के पैमाने पर प्रतिबद्धता को मजबूत करने हेतु मनाया गया था। संयुक्त राष्ट्र की 2 एजेंसियां खाद्य एवं कृषि संगठन अर्थात फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO तथा विश्व स्वास्थ्य संगठन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन विश्व भर में खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देने हेतु कार्यरत हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पुलिस कर्मियों से संबंधित आत्महत्या एवं भ्रातृघात की घटनाओं को कम करने हेतु स्पंदन अभियान आरंभ किया है? इसका सही उत्तर है छत्तीसगढ़। हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार ने पुलिस कर्मियों से संबंधित आत्महत्या एवं भ्रातृघात अर्थात फ्रैट्रिसाइड की घटनाओं को रोकने हेतु स्पंदन अभियान आरंभ किया है। इस अभियान के अंतर्गत पुलिस अधीक्षक प्रत्येक शुक्रवार को अपने जिलों में परेड शुरू करेंगे। इसके बाद पुलिस कर्मियों की शिकायतों का समाधान किया जाएगा। साथ ही अवसादग्रस्त अधिकारियों का उपचार एवं परामर्श अनिवार्य कर दिया गया है। यह अभियान सभी जिला मुख्यालयों पर पुलिस कर्मियों हेतु योग कक्षाओं की व्यवस्था भी करेगा। इन कक्षाओं के संचालन हेतु स्थानीय योग शिक्षकों का सहयोग मांगा गया है। साथ ही पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिया गया है कि वे नियमित रूप से पुलिस थानों का दौरा करें एवं मनोरंजक गतिविधियों की व्यवस्था करें। ध्यातव्य है कि पिछले 2 वर्षों में छत्तीसगढ़ में 50 से अधिक पुलिसकर्मियों ने आत्महत्या की है। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व महासागरीय दिवस अर्थात वर्ल्ड ओशंस डे कब मनाया जाता है? इसका सही उत्तर है 8 जून। संयुक्त राष्ट्र प्रत्येक वर्ष 8 जून को विश्व महासागरीय दिवस मनाता है। इस वर्ष इस दिवस की थीम एक सतत महासागर हेतु नवाचार अर्थात इनोवेशन फॉर अ सस्टेनेबल ओशन है। इस दिवस का उद्देश्य समुद्र से प्राप्त होने वाले लाभों के बारे में वैश्विक जागरूकता बढ़ाना है।
ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में आयोजित पर्यावरण एवं विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के बाद कई देशों ने वर्ष 1992 से इस दिन को मनाना शुरू किया था। वर्ष 2008 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने निर्णय लिया कि वर्ष 2009 से 8 जून को प्रत्येक वर्ष विश्व महासागरीय दिवस के रूप में मनाया जाएगा। वर्ष 2017 में सतत विकास हेतु एजेंडा 2030 में सतत विकास लक्ष्य 14 के कार्यान्वयन का समर्थन करने हेतु महासागरीय सम्मेलन बुलाया गया था, जिसका मुख्य विषय सतत विकास हेतु महासागरों, समुद्रों एवं समुद्री संसाधनों का संरक्षण तथा सतत उपयोग करना था। हमारा अगला प्रश्न है, कोविड-19 के समय में सुरक्षित ऑनलाइन शिक्षा नामक बुकलेट को एनसीईआरटी ने किस वैश्विक संगठन के साथ मिलकर तैयार किया है? इसका सही उत्तर है यूनेस्को। केंद्रीय मानव संसाधन एवं विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कोविड-19 के समय में सुरक्षित ऑनलाइन शिक्षा शीर्षक से एक बुकलेट अर्थात सूचना पुस्तिका लॉन्च की है। इस बुकलेट को एनसीईआरटी एवं यूनेस्को द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। इसका उद्देश्य सुरक्षित ऑनलाइन वातावरण के बारे में छात्रों एवं शिक्षकों में जागरूकता बढ़ाना है। हमारा अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध कवि अलेक्जेंडर पुश्किन के जन्मदिन 6 जून को संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस भाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है? इसका सही उत्तर है रूसी भाषा दिवस। प्रतिवर्ष 6 जून को संयुक्त राष्ट्र द्वारा रूसी भाषा दिवस मनाया जाता है। यह यूनेस्को द्वारा 2010 में स्थापित किया गया था। रूसी भाषा दिवस को अलेक्जेंडर पुश्किन के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। वह प्रसिद्ध रूसी कवि थे एवं उन्हें आधुनिक रूसी साहित्य का जनक माना जाता है। उन्होंने अपनी पहली कविता तब प्रकाशित की थी जब वह मात्र 15 वर्ष के थे। उनका जन्म मॉस्को में हुआ था। पुश्किन की सबसे प्रसिद्ध कविता ओड टू लिबर्टी थी। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में G20 समूह के सदस्य देशों ने कोविड-19 महामारी से निपटने हेतु कितने बिलियन डॉलर से अधिक फंड जुटाने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है? इसका सही उत्तर है 21 बिलियन डॉलर। हाल ही में G20 समूह के सदस्य देशों ने कोविड-19 महामारी से निपटने हेतु 21 बिलियन डॉलर से अधिक फंड जुटाने की प्रतिबद्धता व्यक्त की। G20 समूह ने कोविड-19 महामारी से निपटने हेतु विभिन्न स्तर पर किए जा रहे वैश्विक प्रयासों का समन्वय किया है। इस 21 बिलियन डॉलर फंड का उपयोग कोविड-19 से संबंधित अनुसंधान एवं विकास, टीके, चिकित्सा विज्ञान एवं निदान में किया जाएगा। इससे पहले G20 समूह के देशों ने मार्च 2020 के अंत में कोविड-19 से निपटने हेतु वैश्विक अर्थव्यवस्था हेतु 5 ट्रिलियन डॉलर से अधिक का फंड जारी करने की बात कही थी। वर्ष 1997 के वित्तीय संकट के पश्चात वैश्विक अर्थव्यवस्था में संतुलन बनाए रखने हेतु यह निर्णय लिया गया कि विश्व की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं को एक मंच पर एकत्रित होना चाहिए। ध्यातव्य है कि G20 समूह वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का 85%, वैश्विक व्यापार का 75% तथा वैश्विक निवेश का 80% और पूरे विश्व की जनसंख्या के 2/3 हिस्से का प्रतिनिधित्व करता है। G20 एक मंच के रूप में कार्य करता है, न कि किसी संगठन के रूप में, अतः इसका अपना कोई स्थायी सचिवालय एवं प्रशासनिक संरचना विद्यमान नहीं है। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण अर्थात NTCA के आंकड़ों के अनुसार किस भारतीय राज्य में बाघों की सबसे अधिक मौतें हुई हैं? इसका सही उत्तर है मध्य प्रदेश। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण अर्थात NTCA के हालिया आंकड़ों के अनुसार पिछले 8 वर्षों में देश में 750 बाघों की मौत हुई है। कुल मौतों में से 369 प्राकृतिक कारणों से एवं 168 अवैध शिकार के कारण हुई है। मध्य प्रदेश राज्य में सबसे अधिक 173 बाघों की मौत हुई। इसके बाद महाराष्ट्र का स्थान है। आंकड़ों में यह भी बताया गया कि 2012 एवं 2019 के बीच देश भर में विभिन्न प्राधिकरणों द्वारा 101 बाघों को जब्त किया गया। दिसंबर 2019 में देश में कुल बाघों की संख्या 2976 थी, जिसमें से मध्य प्रदेश में बाघों की संख्या सर्वाधिक यानी कि 526 थी। ध्यातव्य है कि पूरे विश्व में बाघों की तेजी से घटती संख्या के प्रति संरक्षण हेतु जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से हर वर्ष 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है।
हमारा अगला प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन में भारत के राजदूत एवं स्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही उत्तर है ब्रजेंद्र नवनीत। 1999 बैच के आईएएस अधिकारी ब्रजेंद्र नवनीत को 3 वर्ष की अवधि हेतु विश्व व्यापार संगठन में भारत के राजदूत एवं स्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है। वह इस नियुक्ति से पहले प्रधानमंत्री कार्यालय में संयुक्त सचिव रह चुके हैं एवं अब जेनेवा स्थित विश्व व्यापार संगठन में भारत के स्थायी मिशन अर्थात द परमानेंट मिशन ऑफ इंडिया पीएमआई में पदासीन रहेंगे। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने पीएमआई में काउंसलर के पद हेतु आईआरटीएस अधिकारी अनवर हुसैन शेख को 3 वर्ष हेतु नियुक्ति की भी अनुमति प्रदान की। हमारा अगला प्रश्न है, EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2020 का पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला उद्यमी कौन बनी? इसका सही उत्तर है किरण मजूमदार शॉ। EY का पूर्ण रूप अर्न्स्ट एंड यंग है। किरण मजूमदार शॉ वर्तमान में बायोकॉन की कार्यकारी अध्यक्ष हैं। यह पुरस्कार 41 देशों के 46 उद्यमियों को दिया गया है, जिसमें भारत की किरण मजूमदार शॉ का भी नाम शामिल है। इस पुरस्कार के 20 वर्ष के इतिहास में इस पुरस्कार को पाने वाली वह दुनिया की दूसरी एवं भारत की पहली महिला उद्यमी तथा तीसरी भारतीय बन गई हैं। इससे पहले यह पुरस्कार कोटक महिंद्रा बैंक के उदय कोटक को 2014 में तथा इन्फोसिस के NR नारायणन मूर्ति को 2005 में दिया गया था। ध्यातव्य है कि EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीतने वाली विश्व की पहली महिला उद्यमी सिंगापुर के हाईफ्लक्स लिमिटेड की CEO ओलिविया लोम थी, जिन्हें 2011 में इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। हमारा अगला प्रश्न, हाल ही में चर्चा में रहा केमैन द्वीप कहाँ स्थित है? इसका सही उत्तर है पश्चिमी कैरिबियन सागर। उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग अर्थात डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड DPIIT के अनुसार हाल ही में केमैन द्वीप भारत में 5वें सबसे बड़े निवेशक के रूप में उभरा है। इस द्वीप से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश वर्ष 2019-20 में 3 गुना बढ़कर $3.7 बिलियन हो गया है, जो कि वर्ष 2018-19 में $1 बिलियन एवं वर्ष 2017-18 में $1.23 बिलियन था। ध्यातव्य है कि साइप्रस से भारत आने वाला प्रत्यक्ष विदेशी निवेश भी वर्ष 2018-19 में $296 मिलियन की तुलना में लगभग 3 गुना बढ़कर वर्ष 2019-20 में $879 मिलियन हो गया है। वर्ष 2017-18 में यह $417 मिलियन था। केमैन द्वीप पश्चिमी कैरिबियन सागर में एक स्वायत्त ब्रिटिश प्रवासी क्षेत्र है। 264 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले इस द्वीप में ग्रैंड केमैन, केमैन ब्राक एवं लिटिल केमैन नामक 3 द्वीप शामिल हैं। इस द्वीप का राजधानी शहर जॉर्ज टाउन है, जो ग्रैंड केमैन द्वीप पर स्थित है तथा तीनों द्वीपों में सबसे अधिक जनसंख्या वाला है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में कोयला खनन से संबंधित मुद्दे के कारण सोशल मीडिया पर काफी चर्चा में रहा देहिंग पटकाई एलिफेंट रिजर्व भारत के किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? इसका सही उत्तर है असम। हाल ही में कोयला खनन से संबंधित मुद्दे के कारण असम का देहिंग पटकाई एलिफेंट रिजर्व सोशल मीडिया पर काफी चर्चा में रहा। यह रिजर्व तब सुर्खियों में आया जब नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ ने नॉर्थ ईस्ट कोल फील्ड कंपनी को खनन हेतु 57.20 हेक्टेयर के सल्की प्रपोज्ड रिजर्व फॉरेस्ट के उपयोग के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की, जो देहिंग पटकाई एलिफेंट रिजर्व के भीतर पड़ता है। इस एलिफेंट रिजर्व को न केवल राज्य में बल्कि पूरे देश के सबसे अधिक पारिस्थितिक रूप से समृद्ध क्षेत्रों में से एक माना जाता है। देहिंग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य असम के डिब्रूगढ़ एवं तिनसुकिया जिलों में स्थित है एवं यह 111.19 वर्ग किलोमीटर वर्षावन वाले क्षेत्र को कवर करता है। इसे जून 2004 में एक अभयारण्य घोषित किया गया था। देहिंग पटकाई वर्षावन वाले क्षेत्र में स्थित है।
हाथियों के आवास के महत्व को देखते हुए देहिंग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य एवं देहिंग पटकाई वर्षा वनों के एक हिस्से को प्रोजेक्ट एलिफेंट के अंतर्गत देहिंग पटकाई हाथी अभयारण्य घोषित किया गया है। गौरतलब है कि हाथियों के आवास की रक्षा एवं मानव पशु संघर्ष की समस्याओं को हल करने तथा पालतू हाथियों का कल्याण करने हेतु भारत सरकार द्वारा प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत वर्ष 1992 में एक केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में की गई थी। हमारा अगला प्रश्न है, भारत सरकार का लक्ष्य अगले 3 वर्षों में कितने किसान उत्पादक संगठनों का निर्माण करना है? इसका सही उत्तर है 3500। भारत सरकार की योजना अगले 3 वर्षों में 3500 किसान उत्पादक संगठनों अर्थात फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन FPO का निर्माण करना है, जिससे किसानों को उनकी उपज का उचित पारिश्रमिक मूल्य मिल सके। आगामी 3 वर्षों में जो FPOs बनाए जाएंगे उनमें से अधिकांश FPO भारत सरकार के एक उत्पाद एक जिला पहल पर आधारित होंगे। इस वर्ष वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में आगामी 5 वर्षों में 10,000 FPOs बनाने में मदद करने की घोषणा की थी। वर्तमान में देश में लगभग 5,000 FPOs कार्य कर रहे हैं, जिनमें से 910 लघु कृषक कृषि व्यापार संघ अर्थात स्मॉल फार्मर्स एग्री बिजनेस कंसोर्टियम से संबद्ध हैं, जबकि 3,000 राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक अर्थात नाबार्ड के अंतर्गत आते हैं। शेष FPOs निजी कंपनियों द्वारा बनाए एवं संचालित किए जा रहे हैं। किसान उत्पादक संगठनों का अभिप्राय किसानों विशेष रूप से छोटे एवं सीमांत किसानों के समूह से होता है। इस प्रकार के संगठनों का प्रमुख उद्देश्य कृषि से संबंधित चुनौतियों का प्रभावी समाधान करना होता है। FPOs को भारत सरकार तथा नाबार्ड जैसे संस्थानों से भी सहायता प्राप्त होती है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने गौ हत्या से संबंधित कृत्यों हेतु कारावास एवं जुर्माने हेतु अध्यादेश को मंजूरी दी है? इसका सही उत्तर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने हाल ही में गौवध निरोधक संशोधन अध्यादेश 2020 को मंजूरी प्रदान की। इस हेतु गौ हत्या अधिनियम 1955 में संशोधन किया गया है। इस संशोधन के द्वारा गायों की रक्षा एवं गो हत्या से संबंधित अपराधों को रोकने में मदद मिलेगी। इस अध्यादेश में गाय को शारीरिक क्षति पहुंचाने पर 7 वर्ष तक कारावास का प्रावधान एवं गौ हत्या से संबंधित मामलों में 3 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान रखा गया है। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद अर्थात NCERT ने स्कूली बच्चों हेतु ई-लर्निंग कंटेंट का प्रसारण करने हेतु किस फाउंडेशन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका सही उत्तर है रोटरी इंडिया। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद अर्थात NCERT ने स्कूली बच्चों हेतु ई-लर्निंग कंटेंट का प्रसारण करने हेतु रोटरी इंडिया के साथ डिजिटल रूप से एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक मौजूद थे। कक्षा 1 से 12वीं तक हेतु सभी NCERT टीवी चैनलों पर शिक्षण सामग्री प्रसारित की जाएगी। विद्यादान 2.0 कार्यक्रम के अंतर्गत रोटरी इंटरनेशनल NCERT को हिंदी भाषा में ई सामग्री प्रदान करेगा। हमारा अगला प्रश्न है, ऑयल इंडिया लिमिटेड के स्वामित्व वाला बागजान तेल का कुआं जो हाल ही में सुर्खियों में था, किस राज्य में स्थित है? इसका सही उत्तर है असम। ऊपरी असम के तिनसुकिया जिले में स्थित बागजान प्राकृतिक तेल कुआं में 9 जून को भीषण आग लग गई। कुएं से पिछले 14 दिन से अनियंत्रित तरीके से गैस का रिसाव हो रहा था। असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने घटना के संबंध में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह एवं केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से फोन पर बात कर आग को बुझाने में तत्काल मदद मांगी है। कुएं में आग उस वक्त लगी जब वहां सफाई अभियान चल रहा था। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल अर्थात NDRF की एक टीम घटनास्थल पर पहुंच गई है। भारतीय वायुसेना एवं सेना अग्निशमन दल बचाव अभियान में सहायता कर रहे हैं। बागजान तेल कुआं असम की समृद्ध जैव विविधता से भरे डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान से सटा हुआ है।
विशेषज्ञों का कहना है कि इससे नेशनल पार्क की जैव विविधता को खतरा उत्पन्न हो गया है। इसी के साथ हमारा करंट अफेयर्स का ये वीडियो समाप्त होता है। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही करंट अफेयर्स एवं अन्य विषयों से संबंधित आगामी वीडियो की जानकारी तुरंत प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। धन्यवाद।